Hello students, today we are going to study about the reduction to diagonal form। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे उसकी डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपने पहले भी स्टडी किए हुए हैं आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में, तो उसी के ऊपर बेस इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसकी ऑर्डर एन है, ठीक है, ओवर अ फील्ड कैपिटल एफ, देन अ स्केलर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ़ किसी भी लैम्डा को जो कि कैपिटल एफ जो फील्ड एफ से आ रहा है। अलजेब्रा में आपने फील्ड के बारे में पढ़ा है, तो वहीं पर वही फील्ड हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास आइगन वैल्यू हम कहेंगे उस लैम्डा को इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स। अगर ऐसी n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स हमारी एग्जिस्ट करती है, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कैपिटल X जो कि कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाए, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स कैपिटल एक्स। ठीक है, ये लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू तब होगा जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कहा जाएगा लैम्डा को, अगर हम कभी इस तरीके से कोई n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो मतलब कोई एक एंट्री तो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स की फॉर्म में लिख सकें। द नॉन ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स कैपिटल एक्स जो हमारे पास आएगी उसे हम कहेंगे आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, इसके ऊपर इसी से लिंक्ड हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ कैपिटल ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होता है जो फील्ड कैपिटल एफ पर है एंड लैम्डा एंड इनडिटर्मिनेट, ठीक है, देन द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, जब हमारे पास आ जाएगा ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए। और जो डिटर्मिनेंट इस ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का बनेगा जो कि एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होगा लैम्डा में जिसकी डिग्री n होगी इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ कैपिटल ए। और जो इक्वेशन अगर हम इसमें लिखते हैं तो उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक कौन सा हुआ, जो हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई है। डिटर्मिनेंट अगर हम उसी का निकालें तो हमारे पास जो डिग्री n के साथ पॉलिनोमियल लैम्डा में बन के आएगा उसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर इसका डिटर्मिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो करके जो इक्वेशन फॉर्म होगी, मतलब जो यहाँ पे डिग्री में पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास इसका बेसिक आता है एंड जो आपके पास आ रहा है एन आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज अ रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन and the converse of the theorem if a also true, that is every root of the characteristic equation of capital A is an eigen value of capital A। I hope आपको समझ में होगा, it's very simple। ठीक है, तो therefore इन ऑर्डर टू फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ए, मतलब अगर हमें लैम्डा निकालनी है वैल्यू, यहाँ आइगन वैल्यू किसी की मैट्रिक्स ए का निकालना है, वी शुड फाइंड द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, इसके ऊपर से एक सिंपल सी थ्योरम है, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं जो आर्टिकल की फॉर्म में हमारे पास दी हुई है कि इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज़ ऑफ ऑर्डर 3, अगर ऑर्डर 3 है मतलब थ्री ऑर्डर है उसका एंड हैज़ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स होते हैं, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं अगर उसके पास, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब उसके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगी सच दैट पी इनवर्स ए पी हमारे पास एक डायगनल मैट्रिक्स बनेगी। डायगनल मैट्रिक्स मतलब जिसमें डायगनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर डायगनल एंट्रीज हैं, बाकी सारी एंट्रीज तो ज़ीरो इसलिए हो जाएगा। तो इसका मतलब कहने का हुआ कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 है और 3 उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, देन उनके पास एक देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है कैपिटल पी। ऐसी मैट्रिक्स कैपिटल पी हमारे पास होगी सच दैट पी इनवर्स ए पी अगर हम लिखें तो वो एक डायगनल मैट्रिक्स फॉर्म हो सकती है। तो देख लेते हैं, लेट
इसको हम इस तरीके से लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीन आइगन वैल्यूज़ ले लिए हमने, x1 x2 x3 तीन आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंगली आ गए। तो हमने पहले a x1 लैम्डा 1 x1 लिख सकते हैं, a x2 लैम्डा 2 x2 और a x3 लैम्डा x3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है p, हमने मैट्रिक्स एक बना लिया। ये जैसे हमने बोला ना हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो p हमने कैसे बनाया, जो हमारे x1 पहला आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर, तीसरा आइगन वेक्टर तीनों को लिख लिया, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसमें x1 x2 और x3 तीनों लिख लिए। ए पी का मतलब हुआ a इंटू x1 x2 x3 हो गया, a x1 a x2 x3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये इक्वल है इस इक्वेशन 1 की वजह से, क्योंकि ये आइगन, ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पास मैट्रिक्स को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब लैम्डा x1 लैम्डा x2 लैम्डा x3 हो गया, क्योंकि वो इसके बराबर आ रहा है। और x1 क्या होता है, लैम्डा 1 x1 लैम्डा 1 x1 लैम्डा 1 z1, इसी तरीके से सेकेंड कॉलम, इसी तरीके से थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x1 x2 x3 सारे हमने मैट्रिक्स लिख दिए और साथ में हमने डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया। तो ये क्या हो गया, p इंटू डी, डी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, जो हमारे पास ये फॉर्म आ गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी इज इक्वल्स टू पी डी, क्योंकि हमने स्टार्ट ए पी से किया था, वी लेफ्ट फॉर ए पी डी। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू कि p, अब ये p है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर लिखते हैं या p इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया जैसे हमने, तो मैं इसको यहाँ पर आपको बता दें, जैसे हमने p इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू p इनवर्स p डी, ये हो गया। अब p इनवर्स ए पी तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पर है, p इनवर्स p क्या होता है, अपने ही मैट्रिक्स का बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो गया डी। एंड एवरीथिंग मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल रिमेन द सेम, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसीलिए यहाँ पर डी बच गया है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, नाउ दिस रिजल्ट इज़ ट्रू व्हेन ए इज़ ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अगर p इज इक्वल्स टू ये तीन वेक्टर्स होते हैं, तो x1 x2 x3 आइगन वेक्टर्स हैं, तो हम p इज़ कॉल्ड मॉडल मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए। ये भी याद रखिए, ये नोटेशंस कई बार पूछी जाती हैं, ये डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ मॉडल मैट्रिक्स, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रा मैट्रिक्स। स्पेक्ट्रा मैट्रिक्स क्या है, d इज़ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो ये तीनों तो आइगन वैल्यूज़ है, तो d क्या हो गया, t स्पेक्ट्रा मैट्रिक्स हो गया। अब रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म हमने करना है, तो बेसिकली डायगनलाइजेबल क्या होता है, डायगोनल फॉर्म्स क्या होती है ये तो पता है, बट डायगनलाइजेबल मतलब कोई भी, क्या हर कोई मैट्रिक्स डायगनलाइज हो सकता है या नहीं, या हमें उसके लिए कोई प्रॉपर्टी चाहिए। तो यहाँ पे यही है, कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n, मैट्रिक्स A डायगनलाइजेबल होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हम डायगनलाइजेबल तभी कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स n क्रॉस n का ही होना चाहिए, सच दैट p इनवर्स ए पी को हम डायगोनल मैट्रिक्स में लिख सकें, ठीक है। द मैट्रिक्स p इज सेड टू बी डायगनलाइजेबल, द मैट्रिक्स ए, ठीक है, p उसको डायगनलाइज कर रहा है। नाउ the necessary and sufficient condition that n cross n matrix A over a field F be diagonalizable is that A has linearly independent eigen vectors। तो कहने का मतलब है कि कोई भी necessary sufficient condition क्या रहेगी किसी n cross n matrix की एक ओवर अ फील्ड F, अगर वो डायगनलाइजेबल हो सके, क्या रहेगी कि अगर उसके पास n, जैसे n क्रॉस n है तो n ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए उसके। तो इसका मतलब हमें पहले तो प्रूव करना है, लेट ए हमारे पास डायगनलाइजेबल है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ए जो है डायगनलाइज किया जा सकता है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। तो लेट्स सी, अगर डायगनलाइजेबल है तो इसका मतलब ए सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स डी। अगर डायगनलाइजेबल है इसका मतलब उसको हम डायगनलाइज मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P ओवर F सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल्स टू D, क्योंकि अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स में
कन्वर्ट हो सकता है, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की, कि हमारे पास एक ऐसा P रहेगा जो इन्वर्टिबल होगा और सच दैट P इनवर्स AP के साथ वो डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सके। तो हमारे पास एक ऐसा P रहेगा, और क्योंकि A हमारे पास डायगोनलाइजेबल है तो सच दैट P इनवर्स AB क्या होगा, D के बराबर आना चाहिए। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, AP इज इक्वल्स टू PD होना चाहिए। अगर PD इस तरीके से आता है तो इक्वेशन 1 दे दिया। इफ़ λ1 λ2 λn आर द डायगोनल एंट्रीज ऑफ D, अगर डायगोनल एंट्रीज हैं तो λ1 λ2 λ3 λn आर ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ D। ठीक है, आइगन वैल्यूज, बट सिमिलर मैट्रिक्स हैव द सेम आइगन वैल्यूज, क्योंकि जो सिमिलर मैट्रिक्स है उसके भी सेम ही आइगन वैल्यूज होगा। देयरफॉर λ2 λn आर द ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ A। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। इसके मतलब क्या है कि लेट हम मान के चलते हैं P1 P2 P3 Pn कॉलम वेक्टर्स हैं मैट्रिक्स P के, क्योंकि P मैट्रिक्स जैसे हमने लिख लिया तो उसकी एंट्रीज हमने P1 P2 P3 अप टू Pn ले लिए, वो सारे आपके पास कॉलम वेक्टर्स हो गए। तो आर एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ठीक है, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑन द टू साइड्स ऑफ वन, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स हमने इक्वेट कर दिया तो हमारे पास क्या है, API λI PI, वेयर I इज 1 to n, क्योंकि n हमारे पास कॉलम्स है। देयरफॉर फॉर ईच I PI इज़ द आइगन वेक्टर। तो इसका मतलब हर एक के लिए जो हमने एंट्रीज यहाँ पर डिफाइन की थी तो PI क्या हो गए, आइगन वेक्टर्स हो गए। तो देयरफॉर A हैज़ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली इफ़ P1 P2 Pn आर n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है हमने शो करना है कि A डायगोनलाइजेबल है। तो कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में हमने लिख लिया इनको, क्योंकि लीनियरली आइगन वेक्टर्स तो रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पर कॉलम की फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये शो करना है कि ये डायगोनलाइजेबल है। तो देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे λ1 ज़रूरी नहीं है सारे सेम हो, सारे डिफरेंट हो। तो API इज इक्वल टू λ/PI हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी आइगन वेक्टर्स की फॉर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं जब हमने स्टार्टिंग में आइगन वेक्टर्स को डिफाइन किया था। तो लेट P बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विद कॉलम्स, ये इसके कॉलम्स रहेंगे। सो P क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। क्यों इन्वर्टिबल, बिकॉज P1 P2 Pn ये सारे के सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 we get this one, we get AP is equals to PD, where D is the diagonal एंट्रीज λ1 λ2 अप टू λn। तो अगर ये डायगोनल एंट्रीज हम कैसे लिख सकते हैं, P इनवर्स AP लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू D, क्योंकि P तो इन्वर्टिबल है ना, इसलिए P इनवर्स AP D आ गया, विच इम्प्लाइज A इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स कैपिटल D। तो A क्या हो गया, डायगोनलाइजेबल हो गया। अब वर्किंग मेथड क्या रहेगा, अगर हमें किसी को डायगोनलाइजेबल बताना है या आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने, क्या करेंगे हम, फाइंड द आइगन वैल्यूज। सबसे पहले आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे λ1 λ2 λn A तक, A के। दूसरा स्टेप रहेगा फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। हर एक λ1 के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे x1 आता है, λ2 के अकॉर्डिंग x2 वेक्टर आएगा, λn के अकॉर्डिंग x3 xn वेक्टर आएगा। इस तरीके से हमने आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करने हैं हर एक आइगन वैल्यूज से। इफ़ नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स, अगर आइगन वेक्टर्स जो हमारे पास आए हैं लेस देन n हुए, ठीक है, तो A इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अगर ऑर्डर n का मैट्रिक्स है और उससे लेसर आइगन वैल्यू वेक्टर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। अगर है होंगे तो हम आगे फर्दर क्या करेंगे, स्टेप 3 करेंगे, वी विल फाइंड P। एक नया मैट्रिक्स देखेंगे, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, जो आइगन वेक्टर्स हमारे पास आए होंगे उनको हमने कॉलम वाइज जैसे लिखे होते हैं इस तरीके से हमारे पास लिख लेने हैं और P इनवर्स भी फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद डायगोनल के फॉर्म में कैसे आएगा वो, जब हम P इनवर्स AP, मतलब जो P इनवर्स यहाँ से आया है वो लिखना है, A वेक्टर A मैट्रिक्स जो आपके पास यहाँ पर आएगा, और P जो हमने यहाँ वेक्टर्स की फॉर्म में से लिखा था, और जो राइट हैंड साइड में हमारे पास एंट्री आएगी इट इज़ द रिक्वायर्ड डायगोनल मैट्रिक्स होगी। A is diagonalizable if and only if A has n linearly independent vectors रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। ये छोटा सा मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको हमने डायगोनलाइज करना है। तो सबसे पहले हमें इसके आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है, I भी आपने 2x2 का लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, λI हमने लिख लिया,
तो हमारे पास क्या आ रहा है, लैम्डा टाइम्स दिस। तो ए माइनस लैम्डा एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, ये तो आपको माइनस करना आता ही है, लैम्डा आई लिखिए, उसको ए से माइनस करवाया तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट इट इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, जो हमने जहाँ डिफाइन किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, उस डिटर्मिनेंट को इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया। यहाँ से लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ या सेम वैल्यूज़ कुछ भी आ सकती हैं, तो अब देख लेते हैं यहाँ लैम्डा की जैसे डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो -1 और 4 इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, आइगन वैल्यूज़। अब हमने क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है, जहाँ पे x इज इक्वल्स टू एक्स वाई हम ले रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जैसे हम निकालते हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 वो कैसे निकालेंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स लिख लिया, ए एक्स लैम्डा की वैल्यू -1 है, उसको -x लिख दिया। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो हमारे पास a प्लस आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हमने क्या करना है, तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस ए आपको पता है, ए आपके पास है वैल्यू 1 2 3 और 2, ठीक है। जब i से मल्टीप्लाई किया, i आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये वाली, तो दोनों को ऐड करके देख लो अब क्या आता है, 1 + 1 इज़ 2, 2 + 0 इज़ 2, 3 + 0 इज़ 3 एंड 2 + 1 इज़ 3। तो ये आ गया आपके पास, और आपके पास ये एंट्रीज आ गई, इसको हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा ली एंड वी गेट दिस। नाउ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑफ रैंक 1। अब रैंक तो 1 हो गई, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ ओनली 2 - 1 इज इक्वल टू 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, thus there is only one linearly independent आइगन वेक्टर। तो एक ही आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा जो कि किसका, लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 से कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो उस वेक्टर को निकालने के लिए हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन में 2x + 2y इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -x आपके पास आ गया। y को हम -1 लेते हैं, वैसे आप y को इज इक्वल्स टू सम k भी ले सकते हैं, कोई k आपने वैल्यू ले ली तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी -k। k कोई भी पैरामीटर हो सकता है, तो आपके पास जो वेक्टर बन के आएगा वो आएगा इस तरीके से, जैसे आपके पास आ रहा है x की वैल्यू ये आ सकता है k, जैसे आपने बाहर लिया -1 और 1, तो ये कोई भी आपके पास वैल्यू आ सकती है। आइगन वेक्टर डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो जैसे आपके पास यहाँ पर आ गया 1 और -1 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a corresponding टू द आइगन वैल्यू ऑफ -1। द आइगन वेक्टर कैपिटल X इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अभी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 भी हमने निकालना है, क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आएगी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी a माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मैट्रिक्स लिखा, इसमें भी एक ही आ रहा है। तो हमारे पास जब x की वैल्यू आई और y की हमने अज्यूम कर दी, जैसे टेक y इज इक्वल्स टू 3, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, y को आप k भी ले सकते हैं। तो आपको अगर इसमें रैशनल की फॉर्म में लिखना है तो रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर सिंपल भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ रही है वैल्यू हमने x अपनी सहूलियत के हिसाब से y को 3 लिया है, 3 कैंसिल होकर हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो आइगन वेक्टर हमारे पास एक 2 और 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर p हमारे पास मैट्रिक्स कैसे बना, एक तो ये आइगन वेक्टर है तो हमने पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरा आइगन वेक्टर है तो उसे हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया, तो p हमारे पास फॉर्म हो गया। ये अगर p फॉर्म हो गया तो डिटर्मिनेंट निकाला, वो भी नॉन ज़ीरो आ रहा है, एडजॉइंट निकाला, p इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकाला, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, p इनवर्स a पे निकालेंगे, तो p इनवर्स की वैल्यू पता है, p की वैल्यू पता है, a भी आपको पता है जो आपको गिवन है, वो आपने a की वैल्यू, p इनवर्स और p तीनों की वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई किया, और ये आपके पास डायगोनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनलाइज इफ पॉसिबल ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, इसे 3x3 का है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमने 3x3 का लिया है, इसलिए लैम्डा आई भी हमारे पास उस तरीके से आया। a माइनस लैम्डा आई किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, उसके डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 किया, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, 2 सेम और एक डिफरेंट आ रही है, तो 5 5 एंड 6 आइगन वैल्यूज़ आ गई। अब इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंगली एक एक करके हमें आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने लैम्डा इज इक्वल टू 6 के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आ रहा है, ए एक्स लैम्डा एक्स
और ये आपके पास वैल्यू आ गई। हमने लैम्डा की वैल्यू a-6 है, ये तो सिंपल आपको करना आता है। हमने यहाँ से इक्वेशंस फॉर्म कर दी, 9z = z = 0 आ रहा है जैसे, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है, और जो वैल्यूज़ आ रही है जैसे हमने इसमें टेक x = 1 ले लिया, अपनी मर्ज़ी से आपने ले लिया है x = 1, आप x = k भी ले सकते हैं क्योंकि दूसरी की टर्म में आ रही है ना वैल्यू। तो हमारे पास पहला आइगन वेक्टर ये आ गया। दूसरा लैम्डा = 5 के अकॉर्डिंग हमने किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, R3 हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और यहाँ पे फिर अगेन टेक लिया, मतलब आपने अज्यूम कर लिया टेक z = 2, तो आप k भी ले सकते हैं और वहाँ से x = 2 वैल्यूज़ आ गई, ये आइगन वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें देखना पड़ेगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है भी है या नहीं है। तो सिंस देयर आर ओनली 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 3, हेंस इट इज़ नॉट डायगोनल, क्योंकि दो ही वेक्टर्स आ रहे हैं, एक ये और एक ये। हालांकि ये 3×3 का मैट्रिक्स है तो 3 आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आने चाहिए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, For a matrix this, find an invertible P such that P inverse AP is a diagonal matrix। तो ये भी उसी तरीके से किया गया है। हमें यहाँ पे a - लैम्डा एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसका डिटर्मिनेंट = 0 करके, और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई हैं जिससे कि हमारे पास इजीली 3 आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमारे पास लैम्डा = 4 के कॉरस्पॉन्डिंगली लैम्डा की जगह पे 4 रखना है, और उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म करके हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमने यहाँ पे भी अज्यूम करा है z = 2, और ये आइगन वेक्टर आ रहा है। तो हमारे पास आइगन वेक्टर फिर लैम्डा = -2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है उसको देखने के लिए हमारे पास ये आ गया। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, नाउ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दीज इक्वेशन इज ऑफ रैंक 1, जो हमारे पास यहाँ देयरफॉर दीज इक्वेशन हैव 3 - 1 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। तो हमारे पास इस तरीके से हमने किया, हमने 2 बार अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही, ये जैसे एक ही रो है जो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, इसीलिए हमने 2 को अज्यूम किया, और इस तरीके से हमारे पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं। ये हमने नॉन ज़ीरो देखने होते हैं, ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। तो ये पी मैट्रिक्स फॉर्म किया, पी मैट्रिक्स हमारे पास बन गया इन तीनों आइगन वेक्टर्स के साथ, जो 2 यहाँ से आए और एक पहले वाला जो था कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = 4 जो हमने निकाला था। और अब हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म हो गई है, ये डिटर्मिनेंट निकाला, उसका चेक किया, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। कोफैक्टर्स से हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, और हमारे पास जो इससे निकल रहा है पी इन्वर्स हमने निकाल लिया। अब हमने इस पी इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया है। मेथड तो वही रहेगा, मेन चीज़ है आपका आंसर डायगोनल की फॉर्म में आता है या नहीं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चंस जितने आप करेंगे, ये पहले भी आपने करे हुए हैं, ये जस्ट अ रिवीजन ही है। थैंक यू।